नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से, जहां पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अमरावती कैपिटल सिटी के लिए 2 ओवर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दी गई है और इनको बनाने के लिए वो 2787 करोड़ रुपये एलोकेट करेंगे। दोस्तों इनमें से तो एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग होगी जिसके ऊपर 1458 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि दूसरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होगा जिसके ऊपर 1329 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग बहुत स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए होगी, जबकि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए होंगे और इसी कारण ही यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड दिए जा रहे हैं। सेंट्रल पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के द्वारा इनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर ये स्टार्ट हो जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट राजस्थान से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा राजस्थान के लिए 40 क्रिटिकल रोड प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दी गई है और इनके ऊपर 1914.71 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। तो फिर सभी के सभी प्रोजेक्ट स्मॉल स्केल के होंगे जिनको सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत तैयार किया जाएगा। 1000 किलोमीटर के आसपास इनकी टोटल लेंथ होगी, जहाँ पर 31 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, 8 स्टेट हाईवेज, जबकि एक और छोटे डिस्ट्रिक्ट रोड के ऊपर काम किया जाएगा। मोस्टली यहाँ पर रोड वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग का काम किया जाएगा ताकि रीजनल कनेक्टिविटी को इन्हांस किया जा सके और साथ साथ राजस्थान में रोड सेफ्टी भी इंप्रूव हो। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों BMRCL के द्वारा हेब्बल मेट्रो हब का प्लान अभी स्केल डाउन कर दिया गया है और अब 45 एकर्स की जगह इस मेट्रो हब को जस्ट 9 एकर्स के एरिया में तैयार किया जाएगा। दोस्तों BMRCL का ओरिजिनल प्लान ये था कि हेब्बल में वो एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को सेटअप करेंगे, जो मोर ओवर एक मेट्रो हब होगी, जहाँ पर एक मेट्रो डिपो, ब्लू, ऑरेंज और रेड मेट्रो लाइन, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और कुछ पार्किंग फैसिलिटीज क्रिएट की जानी थी। पर इसको बनाने के लिए उनको लैंड नहीं मिल पा रही है क्योंकि लोगों के साथ साथ BBMP भी यहाँ पर रजिस्ट कर रही है। BBMP का कहना है कि हेब्बल से सिल्क रोड के बीच में जो टनल रोड वो बनाएंगे वो यहीं से पास होगा और उनको भी सेम जगह पर लैंड चाहिए। अगर ये मेट्रो हब 45 एकर्स एरिया में बनती है तो वो टनल यहाँ पर नहीं बन पाएगी। यही मेन रीजन है कि BMRCL ने अब इसके डिज़ाइन को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है और अब 45 एकर्स की जगह ये सिर्फ 9 एकर्स के एरिया में बनाई जाएगी। रिवाइज प्रपोजल कर्नाटक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के पास में सबमिट कर दिया गया है, देखते हैं कब तक उसको अप्रूवल मिल पाती है। अगली दोस्तों अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों बिहार के CM के द्वारा भुप्तीपुर पुनपुन एलिवेटेड रोड और एक एड ग्रेड रोड का इनोग्रेशन कर दिया गया है बिहार के अंदर और अब ये दोनों के दोनों रोड्स पब्लिक यूज के लिए तैयार हैं। दोस्तों बेसिकली ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स मीठापुर माहुली पुनपुन रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका पहला फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और ये उसके दूसरे फेज में बनाए गए हैं, जहाँ पर 5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड, 10 किलोमीटर का एड ग्रेड रोड और 1 किलोमीटर का रैम्प भी तैयार किया गया है। 100 kmph की स्पीड के लिए इनको डिजाइन किया गया है और एक अच्छी बात यह है कि डेडलाइन से 5 महीने पहले इसको कंप्लीट कर दिया गया है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, जिससे कि भुप्तीपुर और पुनपुन के बीच ट्रैवलिंग जस्ट 10 मिनट के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, जहां पर दोस्तों चाइनीज ब्रांड OnePlus भारत में उनकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को और एक्सपांड करने जा रहा है और इसके लिए उन्होंने इंडियन कंपनी ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक के साथ में एक और पार्टनरशिप अनाउंस की है। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर IoT प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने की बात की गई है, जैसे कि TWS और वायरलेस नेकबैंड्स। ऑप्टिमस की नोएडा बेस्ड फैसिलिटी में काम किया जाएगा, जहाँ पर वो ऑलरेडी स्मार्टफोन प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। इनफैक्ट प्रीलिमिनरी वर्क्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं और इसके थ्रू ओवरऑल होगा ये कि OnePlus की प्रोडक्शन में लोकलाइजेशन आपको और इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट साउथ कोरियन कार जायंट Hyundai से है, जिन्होंने उनके तालेगांव कार प्लांट में ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं और अभी यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स के लिए इंजन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि तालेगांव प्लांट पुणे के अंदर है, जो पहले जनरल मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हुआ करता था, पर क्योंकि उन्होंने इंडियन मार्केट से एग्जिट ले लिया था तो इस कारण वो प्लांट उन्होंने Hyundai इंडिया को बेच दिया था, जो Hyundai उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ करने वाला है। अभी यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग Hyundai एनुअली 1.6 लाख इंजन यहाँ से प्रोड्यूस कर सकता है, साथ साथ 1.3 लाख कार्स भी यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। Hyundai का कहना है कि आगे चलकर वो इस कैपेसिटी को एक्सपांड करेंगे और 6000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट वो ऑलरेडी इसके लिए कमिट कर चुके हैं। अभी क्योंकि इंजन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है तो आगे चलकर कार की प्रोडक्शन भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट वन नेशन वन टाइम से रिलेटेड है, जहाँ पर दोस्तों भारत सरकार वन नेशन वन टाइम को लेकर देश के अंदर एक नया बिल इंट्रोड्यूस करने जा रही है और अब इसके चलते भारत के सभी लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल एक्टिविटीज में एक यूनिफाइड टाइम स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों हालांकि आप जानते हैं कि अभी भी हम एक यूनिफाइड टाइम स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है, लेकिन वो डेटा US के GPS से लिया जाता है, जो कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुका है। कई सारे डिफेंस मिशंस और कई बार डिफेंस टेस्टिंग प्रोग्राम्स में ये भरोसेमंद नहीं रहा है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी रिस्क को प्रोटेक्ट करने में भी ये असफल रहा है और इसी कारण भारत सरकार ने डिसाइड किया कि इसको नेविक सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो स्पेसिफिकली हमारी कंट्री के लिए ही बनाया गया है,
जिससे कि अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट्स, टेलीकॉम, पावर ग्रिड्स, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, इन सब में एक यूनिफॉर्म टाइम फॉलो किया जाएगा। इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी, इन 5 प्लेसेस पर रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड ऐप्स को सेटअप किया जा रहा है, जो इसी साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएंगी और मोस्टली इसी साल के अंदर अंदर ये वन नेशन वन टाइम रोल आउट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट एविएशन सेक्टर से है, जहां पर दोस्तों फ्रांस बेस्ड डजोल एविएशन भारत के अंदर अभी फैल्कॉन 2000 जेट्स को भी प्रोड्यूस करने जा रही है और इसके लिए उन्होंने इंडियन कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में टाई अप अनाउंस किया है। दोस्तों फैल्कन जेट्स बिजनेस जेट्स हैं और ये ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिजनेस जेट्स माने जाते हैं। अभी तो डजोल एविएशन इनको सिर्फ फ्रांस में ही बनाता था, ऐसा पहली बार होगा कि इन जेट्स को फ्रांस के बाहर प्रोड्यूस किया जाएगा और वो भी भारत के अंदर, जिससे कि भारत बिजनेस जेट प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज के लिए इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि अभी यूएस, कनाडा, फ्रांस और ब्राजील ये सिर्फ 4 ही कंट्रीज हैं जो कि बिजनेस जेट्स प्रोड्यूस करती हैं। भारत यहाँ पर 5th कंट्री होने वाला है। इसको लेकर मिहान नागपुर में एक फाइनल असेंबली लाइन सेटअप की जाएगी और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो 2028 तक यहाँ से पहला जेट रोल आउट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारे एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों यूएन के द्वारा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को लेकर के नई रिपोर्ट सामने रखी गई है और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में अब भारत का शेयर बढ़कर 3% पर पहुंच चुका है। दोस्तों इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2009-10 में भारत का शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में 2.2% हुआ करता था, जो एनुअली 6.3% के CAGR के साथ ग्रो हो रहा है और इसके चलते 2023 में हमारा शेयर बढ़कर 3% पर पहुंच चुका है। जो ग्रोथ रेट यहाँ पर हमने दिखा है वो सभी मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज़्यादा है। रेफरेंस के लिए अगर मैं बताऊं तो यूरोपियन यूनियन ने 3.9% का, चाइना ने 6.1% का, जबकि यूएस ने 3.9% का ग्रोथ दिखाया है। 2009-10 में जहां पर हमारे एक्सपोर्ट्स $274.8 बिलियन के थे, अब वो 2022-23 में बढ़कर $776.3 बिलियन पर पहुंच चुके हैं, जबकि 2024-25 में तो ये $825 बिलियन पर पहुंच चुके हैं। हालांकि यूएन ने यहाँ पर 2023 का ही डेटा इस्तेमाल किया है और अभी क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स लगातार ऊपर की ओर बढ़ती जा रहे हैं, होपफुली ये शेयर आपको आगे चलकर और बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न बेस्ड मोनाश यूनिवर्सिटी दोनों ने मेट्रो रेल को लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया है और अभी ये दोनों मिलकर मेट्रो रेल को लेकर कई सारे रिसर्च इनिशिएटिव्स के ऊपर काम करेंगे। दोस्तों बेसिकली रोलिंग स्टॉक के एडवांस ऑटोमेशन, ट्रैक मेंटेनेंस और सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, इनको लेकर यहाँ पर मेन काम किया जाएगा, जहाँ पर कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे इन चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए। इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज शेयर और ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी को लेकर भी यहाँ पर काम किया जाएगा। देखते हैं ये कितना फ्रूटफुल साबित हो पाता है। आज की आखिरी अपडेट हमारी इंडियन नेवी को लेकर है, जिनकी मैरीटाइम फायर पावर अभी और इंक्रीज हो गई है, क्योंकि INS सरनाला को हमारी इंडियन नेवी की सर्विसेज में इंडक्ट कर दिया गया है। दोस्तों INS सरनाला एक इंडिजिनसली बिल्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, जिसको गार्डन ऋषि बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा मिलकर बनाया गया है। एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि 80% से ज्यादा लोकल कंपोनेंट्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं इसको बनाने के लिए। इस टाइप की टोटल 16 शिप्स भारत में प्रोड्यूस की जा रही है, जिसमें से पहली भी बनकर तैयार हो गई है। वार फाइटिंग के अलावा इनका इस्तेमाल एनिमी सबमरीन्स को डिटेक्ट, ट्रैक और इंगेज करने के लिए किया जाएगा। अभी ये पहली शिप ईस्टर्न नेवल कमांड में इस्तेमाल की जाएगी और मोस्टली हमारी जो ईस्टर्न कोस्ट है वहीं पर इसको डिप्लॉय किया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।